नमस्कार, आदाब। आज सजग कार्यक्रम हुआ जिसकी बहुत अच्छे अच्छे वक्ता है, चाहे आईजी साहब अनूप बिथरे हो या हाई कोर्ट का जज हो या और सामाजिक के जितने लोग हैं, सब यहाँ पर आए। सब ने अपना वक्तव्य रखा वो पॉक्सो एक्ट के बारे में, किस तरह से आज बच्चे को किस तरह से एब्यूज़ किया जाता है, क्या किस तरह से उसको बचाया जाए, किस तरह से उसको जिस तरह से बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कि बताना नहीं चाहते हैं, तो पेरेंट को किस तरह से उनका बिहेव करना चाहिए एक फ्रेंड के नाते। बहुत सारी ऐसी जानकारी यहाँ पर दिए और ये जो जानकारी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और ये सिर्फ यहीं सिमट कर न रह जाए, ये हमारा पूरे देश में फैले ये जानकारी, ताकि बच्चों को किस तरह से सेव किया जा सके। आप सुनते ही रहते हैं कि हर जगह कभी ये बच्चा, और ये सबसे बड़ा टॉपिक है कि कोई भी बच्चा को जो भी एब्यूज़ होता है या जो भी उसके साथ गलत होता है, बैड टच या गुड टच या जो भी है, मैक्सिमम 80% रिश्तेदार का ही लोग होते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। तो हम लोग को ये देखना चाहिए कि पेरेंट्स को किस तरह से सुरक्षित रखें, किस तरह से वो कुछ भी हो वो हमें आके बताएं और हम उसको रोकथाम करें। आज यशस्विनी सहाय जी थी, सुबोधकांत सहाय जी थे और बहुत अच्छे अच्छे वक्ता थे और जानेंगे आगे। और एक बच्ची बहुत अच्छी भाव विभोर एक कविता कही कि पेरेंट और गुड पेरेंट के बारे में। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है, देखते हैं। 18 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे का सेक्सुअल हरेसमेंट हो, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, दोनों के ऊपर ये लागू होता है। क्योंकि जो सेक्सुअल अब्यूज की जो घटनाएं होती हैं वो केवल गर्ल चाइल्ड के अलावा जो बॉय जो चाइल्ड है उनके साथ भी हमेशा, मेल चाइल्ड के साथ में भी हमेशा होती रही है। तो जेंडर न्यूट्रल कानून है ये 18 साल से उम्र के कम बच्चे के ऊपर में। दूसरा बहुत स्ट्रिंजेंट कानून है, इसमें बहुत स्ट्रिंजेंट लॉ है। इसमें जो सजा है वो बहुत ही सख्त है हर मामले में, चाहे वो बच्चों के सेक्सुअल हरेसमेंट का हो, असॉल्ट का हो, उन सब में देखेंगे आपको सजा का प्रावधान बहुत ऊपर है। मिनिमम सजा भी कई मामलों में 10 साल है, जिसमें कानून में डिसाइड कर दिया गया है कि न्यूनतम सजा किसी मामले में 6 साल, किसी में 10 साल और मैक्सिमम तो कैपिटल पनिशमेंट भी है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है। तो इस मामले में ये एक अनूठा कानून है जिसमें सजा काफ़ी दी गई है, जिससे कि एक्यूज डरें और एक मैसेज समाज में जाए कि इस तरह की जो है चीज़ों को नहीं किया जाना है। तीसरा महत्वपूर्ण इसमें चीज़ है कि बहुत सारे इसमें जो प्रोसीजर्स लेड आउट किए गए हैं, जो पुलिस को फॉलो करना है, जो आम लोगों को फॉलो करना है और जुडिशरी को जो फॉलो करना है। तो पुलिस के दृष्टिकोण से हम लोग अगर देखेंगे तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहला कि हर जो है थाने में हर जगहों पर SJPU का गठन किया गया, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट। वो बेसिकली JJ एक्ट के तहत गठित की गई थी, लेकिन पॉक्सो एक्ट में उसकी जिम्मेदारी तय की गई कि स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट ही इन केसेस को हेल्ड जो है बेसिकली हैंडल करेगी। अगर किसी भी बच्चे के सेक्सुअल हरेसमेंट का मामला आता है 18 साल से कम उम्र में, तो जो हर थाने में एक SJPU की यूनिट है जिसमें चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर जो होता है बेसिकली, उसको वो केस को हैंडल करना है। और सब इंस्पेक्टर से नीचे नहीं, सब इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस ऑफिसर और प्रेफरेबली वुमेन पुलिस ऑफिसर। तो अगर इस तरह का केस जब भी दर्ज होता है, सेक्सुअल हरेसमेंट की कोई शिकायत आती है, तो महिला पुलिस पदाधिकारी उस केस को दर्ज करेंगी FIR, और उसकी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी प्रेफरेबली महिला सब इंस्पेक्टर होनी चाहिए। ये एक तो कानून में आया। दूसरा उसमें आया कि चाइल्ड के साथ में पुलिस को जब भी डील करना है पॉक्सो के मामले में, तो विदाउट यूनिफॉर्म डील करना है, मतलब सिविल्स में, जिससे कि बच्चे को जो है किसी प्रकार का मेंटल स्टिग्मा ना हो, किसी तरह का एक भय ना हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आया और इसका अनुपालन होने भी लगा। इतनी अवेयरनेस, लगातार ट्रेनिंग्स और सालों साल में इस केस में इतनी जागरूकता आई कि वास्तव में इस तरह के मामलों में पुलिस हमेशा सिविल्स में जाती है, सिविल में, सिविल कपड़ों में जाकर के तब बच्चे का बयान दर्ज करना और अन्य कार्रवाई होती है। तीसरा कि इसमें दिया गया, पुलिस को एक कंपेल किया गया है कि आप बच्चे को अगर किसी के साथ में घटना हो तो उनको थाने पर बुला करके बयान नहीं लेना है, उनके घर पर जाकर के आपको ये बयान लेना है, या नॉर्मल प्लेस ऑफ रेजिडेंस जहाँ पर वो रह रहे हों, और उनके पेरेंट्स के सामने, पेरेंट्स या गार्जियन के सामने या ऐसे व्यक्ति के सामने जिसके ऊपर में वो बच्चा विश्वास करता है। तो बच्चे को कॉन्फिडेंस रहे, सारी चीज़ों को वो कम से कम बता पाएँ। ये एक इसमें इम्पोर्टेंट पहलू आया है। और इसके अलावा आपको जो बाद में बहुत सारे इन्होंने, जैसे स्पेशल कोर्ट का गठन के बात आई, तो जब पॉक्सो की स्पेशल कोर्ट का गठन किया गया, सेशन जज के नेतृत्व में वो कोर्ट होती है,
तो स्पेशल कोर्ट होने से भी बहुत सारे प्रोसीजर्स जो है पॉक्सो एक्ट में लेट डाउन किए गए, जैसे कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होना चाहिए, स्पेशल कोर्ट है, उस स्पेशल कोर्ट में इन कैमरा प्रोसीडिंग है, मतलब कोई भी प्रोसीडिंग जो है बच्चे की जो भी बातें हो रही हैं वो बाहर में नहीं जाना चाहिए। ये एक इम्पोर्टेंट हुआ है। दूसरा है इसमें इम्पोर्टेंट पहलू है कि कभी भी पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के क्रम में भी या जुडिशरी में जब ट्रायल जब चल रहा है तब बच्चे का किसी भी परिस्थिति में एक्यूज से सामना नहीं होना चाहिए, कभी भी किसी परिस्थिति में। ऐसे होता है ना नॉर्मल क्राइम में, हम लोग मान लीजिए किसी के साथ लूट हुई तो एक्यूज पकड़ा गया तो उसको आप सामने मिलवाते हैं या वो करते हैं, लेकिन इसमें कभी भी एक्यूज के साथ में सामना ना तो पुलिस को कराना है और ना ट्रायल के दौरान में कोर्ट में उसका सामना होना चाहिए, जिससे कि अगेन उस ट्रॉमा को उस बच्चे को ना झेलना पड़े। जिस व्यक्ति ने उसके साथ में जो इतनी गलत चीज़ की है उसको दोबारा उनके सामने में ना आना पड़े। तो ये इसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो बेसिकली उनकी सेफ्टी को सुनिश्चित करते हैं। दूसरा, मीडिया की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की गई है। ना तो पुलिस ऑफिसर अनुसंधान के क्रम में बच्चे की आइडेंटिटी को उजागर कर सकते हैं, कभी भी ये नहीं बता सकते हैं कि उनका नाम क्या है, उनके फादर या मदर का क्या नाम है, कहाँ वो रहते हैं, किस शैक्षणिक संस्थान में पढ़ रहे हैं। इस तरह की आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना है, जिससे कि एक सोशल स्टिग्मा या उसको उस तरह की चीज़ें ना हो। और मीडिया को भी, और इसका अनुपालन आप देखिए लोग करते हैं। 100% मामलों में आजकल ऐसा है कि जो है मीडिया में कभी भी चाइल्ड जो विक्टिम है उनका कभी भी नाम नहीं आता है। तो ये जो एक्ट है वो इतना इफेक्टिव है कि इसके कारण से ये सब चीज़ें आई। अदरवाइज पहले किसी नाबालिग बच्चे या बच्ची का नाम आ जाता था तो उसके बाद उनको स्कूल में भी तरह तरह की हो सकता चीज़ें फेस करना हो, तो वो उसमें जिम्मेदारी तय की गई है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और इसमें जो मैडम रितु कुमार ने भी बताया कि इसमें अगर कोई जानकारी है आपको चाइल्ड एब्यूज़ के बारे में, अगर मान लो आपको पता चलता है कि आपके घर में या पड़ोस में या स्कूल में किसी भी जगह पर किसी के साथ में कुछ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, तो उसको जो है आपको जाहिर करना कंपलसरी है। मीडिया हाउस हो, आम नागरिक हो, कुछ भी, इसमें जो है सेक्शन है जिसमें प्रावधान है 6 महीने तक की सजा का प्रावधान है अगर आपने हाइड किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी फिक्स की गई है किसी की भी कि अगर आपको जानकारी है तो जरूर इस बात को बताइए। दूसरा, पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ भी इसमें जिम्मेदारी तय की गई है। अगर पॉक्सो का कोई मामला आता है, कोई 18 साल से कम उम्र के बच्चे के हरेसमेंट का कोई मामला आए और उसमें अगर पुलिस कंप्लेन नहीं दर्ज करता है, उनके खिलाफ 6 महीने की सजा या फाइन या दोनों का प्रावधान है। तो ये जरूर आप लोगों को करना चाहिए। अगर पॉक्सो एक्ट के मामले में कोई भी नानुकुर कर रहा है, जो कि हो सकता है लोग करते हैं, हो सकता है हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में अभी भी ऐसे इनसेंसिटिव लोग हैं, इस बात को हम लोग इनकार नहीं करेंगे, जो इस तरह के मामलों में भी दर्ज करने में टाल मटोल करेंगे, जरूर उनके खिलाफ में आप कंप्लेन करिए और उसको सीनियर ऑफिसर्स तक पहुंचाइए, क्योंकि ऐसे लोगों को, चाहे वो समाज के लोग हों या पुलिस के लोग, अगर गलत कर रहे हैं तो वी शुड नॉट स्पेयर देम, क्योंकि इतने सेंसिटिव मामलों में तुरंत उनको FIR उसमें दर्ज करनी है। तो ये एक इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू है। तो पॉक्सो ने बेसिकली इसमें कन्विक्शन रेट भी अगर आप ओवरऑल देखेंगे, नॉर्मली इंडिया में हमारे यहाँ कन्विक्शन रेट और क्राइम में बहुत ही कम है, मतलब बहुत सारे मामलों में 5% 10% से भी कम है, लेकिन पॉक्सो में एबव 40% है कंट्री लेवल पर जो है कन्विक्शन रेट। तो स्पेशल कोर्ट होने के कारण से, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होने से और ये सब चीज़ होने से, दूसरा पुलिस के ऊपर बंदिशें लगाई गई हैं 60 दिन के अंदर में चार्जशीट करना है। तो कभी भी इन्वेस्टिगेशन में अगर होता है किसी बच्चे के साथ में ऐसा, तो आप ये पूछ सकते हैं पुलिस से कि आपने 60 दिन के अंदर में चार्जशीट की है नहीं की है। तो टाइम फिक्स किया है बाकायदा, लॉ ने, हमारी संसद ने टाइम फिक्स किया है पुलिस ऑफिसर्स के लिए कि 60 दिन के अंदर में चार्जशीट करनी है, और कोर्ट को भी टाइम फिक्स किया है कि कोर्ट को ट्रायल 1 साल के अंदर में खत्म कर देना है। कॉग्निजेंस लेने के 1 साल के अंदर में कोर्ट में ट्रायल खत्म होना चाहिए, मतलब जितने हद तक ये पॉसिबल हो। तो ये सारी चीज़ें जो आने से वास्तव में, और अभी जैसे आंकड़ों की जो इन्होंने मैम ने भी प्रस्तुत किए, जो आंकड़े वास्तव में बहुत ज़्यादा संख्या में हमारे यहाँ अभी भी, जैसे 500 से ज़्यादा केसेस 2023 में झारखंड राज्य में दर्ज हुए हैं। 2024 में अभी तक 200 केस दर्ज हुए हैं मई के माह तक। तो 24 में भी 500 से ज़्यादा केसेस हैं। तो केसेस पॉक्सो के हैं, काफ़ी संख्या में केसेस दर्ज होते हैं, और जागरूकता के कारण ही ऐसा हुआ है कि अभिभावक हो या समाज के जो लोग हैं या बच्चे सामने आते हैं और इसमें पॉक्सो में इस तरह के हम लोगों का केस करते हैं। दूसरा, इसमें बहुत डिटेल में जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामले हैं उनको कैटेगराइज किया है सरकार ने, कानून में, संसद ने हमारी, उसमें कैटेगराइज किया है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट है, उसके बाद में सेक्सुअल असॉल्ट, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, हर कैटेगरी में। और इतना सुंदर ये कानून है कि इसमें अगर कोई व्यक्ति सेक्सुअल हैरेसमेंट करता है तो उसकी सजा, अगर वो असॉल्ट करता है तो ज़्यादा सजा,
और उसके बाद अगर कुछ विशेष जो है वर्ग के लोग अगर ऐसा करते हैं तो उनके लिए और कड़ी सजा का प्रावधान है। जैसे अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने, एक नागरिक ने किसी सेक्सुअल हरेसमेंट किया बच्चे के साथ में, उसकी तुलना में अगर कोई पुलिसकर्मी ने जो है किया, या हॉस्पिटल के किसी स्टाफ ने किया, जेल के किसी कर्मी ने किया, कोई जो है शैक्षणिक इंस्टीट्यूशन के किसी कर्मचारी ने अगर किया, तो वो एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट की श्रेणी में आता है। मतलब उसमें सजा दुगनी उन्होंने कर दी है। अगर किसी केस में एक आम व्यक्ति ने कोई किया है, उसमें 5 साल की मिनिमम सजा है, तो 10 साल की सजा कर दी है। क्यों? क्योंकि इस तरह के मामले आते थे कि जो बच्चा जहां प्रोटेक्शन की अपेक्षा कर रहा है, कहीं किसी पुलिस के थाने में, या मान लीजिए किसी हॉस्पिटल में, किसी छात्रावास में, कहीं रिमांड होम में, वहां उसके साथ में सेक्सुअल जो है हैरेसमेंट होता था। तो उसमें अगर वैसे कर्मी इन्वॉल्व हैं जिनको चाइल्ड के गार्जियन का जिम्मा दिया गया है, चाइल्ड के केयर एंड प्रोटेक्शन का जिम्मा दिया गया है, अगर वो इस तरह की हरकत करते हैं तो उसमें बहुत कड़ी सजा का प्रावधान है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसमें जो चीज़ें हैं, और ये इसलिए इस एक्ट को इतना महत्वपूर्ण बनाती हैं। और निश्चित तौर पर जो है जागरूकता बढ़ी है, तभी इतने सारे केसेस आ रहे हैं, और इन केसेस को हम लोगों को एक जागरूक नागरिक के रूप में ज़रूर दर्ज कराना चाहिए। कहीं पर भी अगर कोई किसी प्रकार की शिकायत आती है तो उसको भी ज़रूर आप लोग बताएं। तो पॉक्सो के ये जो सालिएंट फीचर्स हैं और पुलिस को जो जिम्मेदार बनाते हैं, तो इसमें 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ज़रूर आप लोग अपने आसपास में देखिएगा। अगर कोई भी उस तरह का मामला है तो ज़रूर पुलिस ऑफिसर सिवीज़ में हो, अगर वो कांड दर्ज करने से इनकार कर रहे हैं तो उनके खिलाफ में शिकायत की जा सकती है। और इस तरीके की जो चीज़ें हैं, और भी उसमें डिटेल प्रावधान है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर है। और जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, वो एक बहुत बड़ा बिजनेस है। आप लोगों को ये जान के आश्चर्य होगा कि दुनिया के सबसे खतरनाक जो क्राइम्स हैं उनमें टॉप 10 में चाइल्ड पोर्नोग्राफी शामिल है। जैसे ड्रग्स का जो बिजनेस है बड़े पैमाने पर जो दुनिया में होता है, उसमें से एक चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, जिसमें लगातार जो है भारत सरकार की एजेंसी और पूरी दुनिया में जो है जो फोर्सेस, पुलिस की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो लगातार रेड करती हैं। तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी की चीज़ें पहले जो है कानून की वर्दी से बाहर थी, उनको भी इसमें बहुत डिटेल में वो किया गया। अगर चाइल्ड पोर्नोग्राफी में किसी चाइल्ड को इन्वॉल्व कोई करता है, या इवन उसको जो है आप अपने पास में कोई व्यक्ति स्टोर करता है या कम्युनिकेट करता है, तो उसमें भी कड़ी सजा का प्रावधान है। अच्छा कार्यक्रम किया और बहुत सारे नियम कानूनों की बातें हुई, लेकिन जब बच्चों को देखते हैं, उन मासूम बच्चों को जिनके साथ में अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, तो उन्हें किस तरह से मजबूती दी जाए, इस पर आप अपना पर्सनल व्यू क्या रखती हैं? देखिए, जैसे कि आज का प्रोग्राम हुआ हमारा, बहुत सारे जो कंट्रीब्यूटर ऑफ सोसाइटी थे, बहुत सारे लोगों ने अपनी बात रखी, और वो सब की जो भी भूमिका भी रही है बच्चों के सुरक्षा में, हमें लगता है कि कानून तब आता है जब कोई घटना घट जाती है। तो हमारा प्रयास समाज में भी ये होना चाहिए कि घटना ना घटे, तो उसका हम किस तरीके से क्या तोड़ निकाल पाएँ। हमारे समाज में जो एक तरीके से स्टिग्मा भी होता है कि हम बात नहीं करना चाहते हैं स्कूलों में, घरों में, इन सब चीज़ों को अगर हम थोड़ा सा तोड़ पाएँ, जो पेरेंट्स होते हैं और जो बच्चों के बीच के जो रिश्ते हैं, अभी जैसे कि सोशल मीडिया पे भी अगर हम बात करें, तो सोशल मीडिया, ऑनलाइन बच्चे बहुत सारे रहते हैं, वहाँ पे कोई रेगुलेशन नहीं है कि कौन सा कंटेंट बच्चे को कंज्यूम करना चाहिए और कौन सा एक अडल्ट के लिए होता है। तो ये सब जो मुद्दे हैं, ये सब हमारे सामाजिक मुद्दे भी हैं और कुछ न्यायिक मुद्दे भी हैं। तो इन सब पर हमने चर्चा की है। मुझे लगता है कि इन सब का एक मिलाप ही हमारा एक सुधारने की तरफ का एक जवाब हो पाएगा। तो जब तक हम सब अपने कदम उठाएंगे, तभी हम कुछ एक सुधार की तरफ ले जा पाएंगे। वो कौन से सुधार हो सकते हैं, क्योंकि एक तरफ कानून भी बहुत मजबूत हो गया जी, और दूसरी तरफ ये अत्याचार के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं जी। तो क्या ऐसा किया जाए जिससे कि इस पर ब्रेक लग सके? जी, जैसे कि अभी इस प्रोग्राम के भी दौरान हमें जो कुछ सुनने में आया, काफ़ी वक्ताओं ने भी जो बात रखी, ग्रामीण इलाकों में भी मुझे लगता है जागरूकता बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में भी जो ऐसे शोषण के जो केसेस होते हैं, वो कभी कभी रिपोर्ट भी नहीं हो पाते हैं। तो जब तक आप थोड़ी जागरूकता भी बढ़ाएंगे, शिक्षा की भी ज़रूरत है, तो एक ओवरऑल अप्रोच की ज़रूरत है। समाज, शिक्षा और न्यायालय का जो उसमें जो भागीदारी होती है, ये सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। और ये प्रोग्राम भी हमने इसीलिए इस तरीके से किया कि जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनको बच्चों के साथ एक डे टू डे का डीलिंग करना होता है, जैसे टीचर हो गए, मेडिकल के डॉक्टर्स हो गए, नर्स हो गए, कोई और पुलिस ऑफिसर हो गए, जो कानून जो पॉक्सो का लॉ को अगर आगे लेकर जाते हैं, तो इन सब
की जितनी भागीदारी हो, हम इस प्रोग्राम के ही द्वारा यही कर रहे हैं कि जागरूकता तो बढ़ा ही रहे हैं, पर अब हम ये भी सोच रहे हैं कि हम ग्रामीण इलाकों में कैसे बढ़ें, उन इलाकों में कैसे जाएं जहाँ पे जागरूकता की भी कमी है, सामाजिक थोड़ी सी मैं कहूँगी कि बच्चों की सामाजिक सुरक्षा में भी कुछ कमियां हैं, तो उन पर हम सवाल ज़रूर कर रहे हैं। एक व्यक्तिगत सवाल आपसे, आप एक बेहद ताकतवर शख्स की बेटी हैं, आप बहुत सारे मामलों से कभी गुजरी ही नहीं और गुजरेंगे भी नहीं, लेकिन जब आपके सामने ऐसे कमज़ोर परिवार के बच्चे आते हैं जो शिकायत करने से भी डरते हैं, और जब वो शिकायत करने के लिए जाते हैं अथॉरिटीज़ के पास में, चाहे वो थाना हो या अन्य जो भी हमारे प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, तो उन्हें वहाँ पर शिकायत करने में भी दिक्कत होती है, शिकायत को दबाया भी जाता है अगर सामने वाला पक्ष शक्तिशाली हो। तो ऐसी स्थिति का क्या समाधान देखती हैं, या आप अपने तरफ से कोई प्रयास जो मन में आ रहा हो कि वो मैं करना चाहूँगी, जब मुझे कोई उचित वैसा चेयर मिलेगा, कोई वैसी अथॉरिटी मिल पाएगी? जी देखिए, अथॉरिटी अगर मिल पाएगी तो वो तो एक अलग ही बात हो जाती है कि उस अथॉरिटी के साथ आप किस तरीके से न्याय ला सकते हैं समाज में। पर बिल्कुल मुझे लगता है कि इस राज्य के एक रहने वाले के भी हिसाब से, एक वासी के भी हिसाब से हमारे सबका जो एक कर्तव्य होता है वो है कि अगर जैसे कि मुझे पता है कि मैंने वकालत किया है, मेरे पास वकालत की डिग्री है और मेरे पास वो शक्ति है और कहीं ना कहीं इतना सपोर्ट रहा है, तो मैं अपनी तरफ से अगर किसी का केस लेती हूँ तो मैं ये जान कर लेती हूँ कि उन पर जो दबाव भी पड़ने के कोई ऐसे चांस अगर हैं भी, तो उन्हें मेरा भी सपोर्ट मिले, और मेरे साथ जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, NGOs हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, उन सब का एकजुट अगर सपोर्ट मिलता है तो शायद सामने वाला इंसान ताकतवर हो या ना हो, न्याय की तरफ जो मैं कहूँगी न्याय का जो पलड़ा होता है वो भारी हो जाता है। अंत में बहुत संक्षेप में, चूँकि ये जो अनाचार की बातें वो सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं बेटियों के साथ होती है, तो झारखंड की बेटियों के नाम कोई संदेश आपका संक्षेप में? जी, झारखंड की बेटियों के लिए मैं कहूँगी झारखंड की बेटियों के लिए कोई संदेश नहीं है, बल्कि झारखंड के हर उस वासी के लिए संदेश है कि हमारी जो बेटियां हैं उन्हें हमें सुरक्षित रखने की ज़रूरत है, उन्हें शिक्षित करने की ज़रूरत है, अपने पैरों पर खड़ा होने की ज़रूरत है, और अगर बेटियों की शादी भी होती है तो ऐसे परिवार में हो, ऐसे व्यक्ति के साथ हो जो उनकी भी देखभाल और उनकी भी एक तरीके से ज़िंदगी को आगे बढ़ाने में, विकास करने में मदद करे, क्योंकि अगर बेटी आगे बढ़ेगी तो मुझे लगता है कि पूरा देश आगे बढ़ेगा। थैंक यू। कविता लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जी, मुझे कविता लिखने की प्रेरणा यहीं बैठे मिली। जो लोग दर्द बोल रहे थे, मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि हमारे बारे में सोचा जा रहा है, क्योंकि मैं भी एक बच्ची हूँ, तो हमारे बारे में सोचा जा रहा है, तो मुझे लगा कि क्यों ना इसे थोड़े मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बच्चों के जो इस चीज़ को से जूझ रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जाए, और मतलब कविता से बेहतर और क्या तरीका हो सकता है, इसीलिए मैंने सोचा कि करती हूँ। यहीं बैठ कर उसे लिखा और यहीं बैठकर लिखा। क्या बात है। और क्या लगता है जब इस तरह की बातें सुनने को आती हैं, कई सारे बच्चे आपसे अनजान भी होंगे, कुछ बच्चों को शायद आप जानती भी होंगी, तो बच्चों का जो मासूमियत है वो सुरक्षित रहे, बच्चे सुरक्षित महसूस कर सकें, इसके लिए ऐसा क्या हो जिससे कि ये जो बातें होती हैं, जिस कारणों से ये पोस्को एक्ट बना है, ये बातें ही ना हो, कोई रास्ता आपको दिखता है ऐसा? गुड पेरेंटिंग, अगर माँ बाप अपने बच्चों को बहुत अच्छे से रखते हैं उन पर, क्योंकि चाइल्ड अब्यूज़ अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं घर से शुरू होती है। अगर एक पिता अपने बच्चे पे हाथ उठाता है तो बच्चा वहाँ कहीं ना कहीं ज़िद्दी होता है, तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। अगर बच्चा घर पे ही सेफ़ फील नहीं करेगा कि उसको कि वो बता ही ना पाए, डर लगे, इज़्ज़त नहीं डर हो, तो ये तो काफ़ी गलत बात है। तो मुझे लगता है कि ये पहले घर से शुरुआत होनी चाहिए। और यहाँ पे एक स्पीकर थे, प्रिंसिपल जी, उन्होंने कहा कि अ चाइल्ड इज़ रेज्ड बाय अ विलेज, नॉट अलोन पेरेंट्स। तो एक बच्चे को सिर्फ घर ही नहीं, बाहर के लोग भी रेज़ करते हैं कि उनका मोहल्ला कैसा है, उनके आसपास के लोग कैसे हैं, रिलेटिव्स कैसे हैं, वैसे बच्चा बड़ा होता है। अगर बच्चा आसपास भी कहीं देख रहा है कि कुछ हो रहा है तो बच्चा उस तरफ से चिड़चिड़ा हो जाएगा। हो सकता है कि वो बच्चा विक्टिम ना बने पर कल्प्रिट बन जाए। चिड़चिड़ा बच्चा है तो वो कहीं और गुस्सा उतारेगा, तो हो सकता है कि वो मतलब अपने गुस्से कहीं और उतारे और फिर कोई और विक्टिम बन जाए और वो कल्प्रिट बन जाए, तो ये भी चाइल्ड अब्यूज़ ही है। तो मुझे लगता है कि गुड पेरेंटिंग इज़ वेरी मच नीडेड। थैंक यू।